हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बीकर। उस बीकर में हमने वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखा है एंड ये है हमारी थिस्टल फनल जिसमें हमने शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखा है एंड वाटर का लेवल कम रखा है। तो यहाँ पे जो हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया है वो है सेलोफेन पेपर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर आने की परमिशन देती है, इसीलिए हमने यहाँ पे सेलोफेन पेपर का यूज़ किया है। तो अब हम इस बीकर में इस थिस्टल फनल को थोड़ी देर के लिए छोड़ के रख देंगे। कुछ देर बाद हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे वाटर का लेवल है ज़्यादा और थिस्टल फनल में है कम। तो जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन हमेशा हाई टू लो होता है। तो हमारे बीकर में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो है ज़्यादा, तो वाटर का फ्लो हाई टू लो होने लग जाता है और वाटर सेलोफेन पेपर के थ्रू इस थिस्टल फनल के अंदर जाने लग जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि इस थिस्टल फनल में जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो ये था हमारा इनिशियल लेवल और ये है फाइनल लेवल। तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि जहाँ हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ की थी वहाँ से वाटर अंदर आने लगा थिस्टल फनल में, और यहाँ पे थिस्टल फनल में जो लेवल है सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये सब कैसे हुआ? हमने ऑस्मोसिस पढ़ा है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल का फ्लो होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, जो इस एक्सपेरिमेंट में हमने करके देखा। तो क्वेश्चन अब ये है, ये तो हमने देख लिया है कि जो फ्लो है या मूवमेंट है वाटर के मॉलिक्यूल का वो हायर टू लोअर होता है, बट हमने यहाँ पे सेलोफेन पेपर का यूज़ क्यों किया? क्योंकि सेलोफेन पेपर जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है, इसीलिए हमने सेलोफेन पेपर का यूज़ किया। क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने की परमिशन देती है, इसीलिए हमने सेमी परमिएबल का एक अदर एग्जाम्पल जो सेलोफेन पेपर था उसको यूज़ किया है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे हमने रबर शीट या मसलिन पेपर का यूज़ क्यों नहीं किया? अब इन दोनों के भी रीजंस हैं। रबर शीट का यूज़ हमने यहाँ पे इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो रबर शीट होती है वो इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल का मतलब होता है यानी ये किसी भी सब्सटेंस को ना तो अंदर आने देगी ना तो बाहर जाने देगी। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ना तो अंदर हो सकता है ना बाहर होगा, तो यहाँ पर मूवमेंट ही नहीं होगा, यानी कोई रिजल्ट ही नहीं हमें मिलने वाला। दूसरी बात करते हैं, मसलिन क्लॉथ का यूज़ क्यों नहीं किया गया इस सेलोफेन पेपर की जगह? तो अगर मैं मसलिन क्लॉथ का यूज़ करती तो मसलिन क्लॉथ जो होती है वो है हमारी फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब है ये किसी भी सब्सटेंस को अंदर आने की परमिशन दे देती है, जिससे क्या होगा, जो ये शुगर का मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे नीचे जाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे मसलिन क्लॉथ का यूज़ किया है। तो मसलिन क्लॉथ तो हर किसी को अलाउ कर रही है अंदर आने के लिए, जिस वजह से वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर जाए पहले ही शुगर का जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे गिरने लग जाएंगे, जिस वजह से वाटर ऊपर नहीं जा पाता। इसीलिए हम मसलिन क्लॉथ का भी यूज़ नहीं करते। यही रीज़न है कि हम सेलोफेन पेपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सेमी परमिएबल होती है। तो ये था हमारे ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, जब वाटर का लेवल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा था, तो ये ऐसा नहीं है कि पूरा ही वाटर हमारे थिस्टल फनल में फिल हो जाएगा। ये तब तक होता है जब तक दोनों तरफ वाटर का लेवल इक्वल ना हो जाए। तो ऐसा प्रेशर जो वाटर को और ऊपर जाने से रोकता है और ऊपर जाने से रोके ताकि थिस्टल फनल में वाटर लेवल और रेज ना हो, उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ही दोनों साइड वाटर के मॉलिक्यूल्स का लेवल इक्वल हो जाता है। तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टोनिसिटी। अब टोनिसिटी क्या होता है? टोनिसिटी क्या है? सॉल्यूशन का जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होता है, रिलेटिव कंसंट्रेशन, उसको टोनिसिटी कहा जाता है। अब ये रिलेटिव कंसंट्रेशन क्या है? देखो, हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, इसका मतलब तो यही है कि उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने सॉल्यूट डाला होगा और सॉल्वेंट भी रहा होगा।
तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने शुगर डाला, ठीक है, वाटर है ये, जिसमें हम डाल रहे हैं वो है सॉल्वेंट, और जिसको हम डाल रहे हैं यानी शुगर को डाल रहे हैं हम, वो है हमारा सॉल्यूट। और शुगर एंड वाटर का जो मिक्सचर बनेगा वो हमारा सॉल्यूशन होता है, या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो इसी सॉल्यूशन के जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है इन दोनों का, उसको कहते हैं हम टोनिसिटी। अब ये भी हो सकता है कि सॉल्यूट ज़्यादा हो सॉल्वेंट कम हो, बट बना तो सॉल्यूशन ही है। ये भी हो सकता है कि सॉल्यूट कम हो सॉल्वेंट ज़्यादा हो, या सॉल्वेंट कम हो सॉल्यूट ज़्यादा हो, या दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में हो, बट बनेगा तो सॉल्यूशन ही। तो इसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की वजह से ही डिफ्यूजन होता है। अब टोनिसिटी के बेस पर ही सॉल्यूशन जो है 3 टाइप के हैं। टोनिसिटी के बेस पे ही अगर हम देखें, यानी कि रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन का है, इसी के बेस पे जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, यानी कि 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन तो बना रहे हैं, लेकिन उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है या सॉल्वेंट ज़्यादा है या दोनों इक्वल है, इसी के बेस पे हमने इन तीनों को अलग अलग नेम दे दिया। जैसे अगर हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की ही क्वांटिटी सेम होती है तो हम उसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम एंड सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है एंड सॉल्वेंट कम होता है, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये है हमारे 3 सॉल्यूशन। अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों सॉल्यूशन में अगर मैं सेल को डालूं तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा होने का मतलब है वाटर ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम होने का मतलब वाटर कम है। तो हम इसी के बेस पे इन तीनों को समझेंगे। अब हमने ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया है, ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और ये है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे जब मैंने प्लांट सेल को डाला, मैं ऐसे ही प्लांट सेल बना देती हूँ फिलहाल इसमें आपको जस्ट समझाने के लिए। ये है हमारा प्लांट सेल। अब मैंने इसमें प्लांट सेल डाला, ये है वैक्यूल और यहाँ पे है न्यूक्लियस। तो प्लांट सेल को जैसे ही मैं इन तीनों सॉल्यूशन में डालती हूँ, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब मैं प्लांट सेल को डालती हूँ तो यहाँ पे हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, यानी जो ऑस्मोसिस है वो प्रोसेस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर जितना बाहर है सेल के उतना ही अंदर होगा, इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स का कोई भी मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा है बाहर, यानी प्लांट सेल की कंपैरिजन में बाहर वाटर जो है वो ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिस वजह से जो वाटर का मूवमेंट है वो हायर टू लोअर होने लग जाएगा। और अगर वाटर अंदर जाने लग जाएगा, सेल के अंदर जाने लग जाएगा, तो हमारी सेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोऑस्मोसिस। मैंने आपको बताया था एंडो मतलब अंदर। तो जब पानी अंदर जाने लग जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट अंदर की ओर होने लग जाता है सेल में, उसको कहा जाता है एंडोऑस्मोसिस। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आते हैं। ये हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था जिसमें हमने प्लांट सेल को डाला है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है वाटर का कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब इसकी कंपैरिजन में अंदर सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अंदर से बाहर होने लगता है और ये सेल हो जाएगी श्रिंक। तो जब सेल श्रिंक होने लग जाती है और वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अंदर से बाहर होने लगता है, तो ये हमारा प्रोसेस था एक्सोस्मोसिस।
तो ये है हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन जिसमें हमने प्लांट सेल को डाल के देखा और हमने इसमें एक प्रोसेस देखा ऑस्मोसिस का, जहां वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर टू लोअर हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? देखो, अभी तक तो हमने पढ़ा कि जो हमारे पास सब्सटेंस लाइक मिनरल, सॉल्ट, आयंस होते हैं या वाटर है, उनका जो मूवमेंट है वो हायर टू लोअर होता है। ये अभी तक हमने पढ़ा, ओके। लेकिन यहाँ पे जो सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस लाइक हमारे सॉल्ट हो गया, आयंस हो गए, इनका जो मूवमेंट हो रहा है ना वो लोअर टू हायर हो रहा है। अब ये तो हमने पढ़ा नहीं है कि लोअर टू हायर कैसे हो जाता है, हमने हायर टू लोअर तो पढ़ा है। यानी लोअर से हायर में ले जाने के लिए कोई तो एक एनर्जी है जो इस मूवमेंट में हेल्प कर रही है। तो वो एनर्जी जो सेल के अंदर होती है एटीपी की फॉर्म में जो स्टोर होती है, तो यही क्या करती है एनर्जी, किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो लोअर टू हायर ले जाने में हेल्प करती है, ओके। तो ये है रूट्स, ये है रूट्स, और रूट्स के बाहर है सॉइल, और उस सॉइल में प्रेजेंट है मिनरल्स। ये है मिनरल्स। तो होगा क्या, सॉइल में जो मिनरल्स हैं उसका कंसंट्रेशन है कम, और ये है हमारी रूट हेयर। रूट हेयर के अंदर प्रेजेंट होता है सेल सैप। इस सेल सैप में जो मिनरल्स होते हैं, इस सेल सैप में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ज़्यादा। तो अब हमें क्या करना है, हमें सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है। कहाँ? रूट हेयर में। बट ये तो ऐसा हो सकता है, हमने तो ये पढ़ा है कि हमेशा जो मूवमेंट होता है वो हायर टू लोअर होता है। तो देखा जाए तो जो मूवमेंट होना चाहिए था वो रूट हेयर से मिनरल्स का बाहर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमें जो सॉइल में मिनरल्स कम हैं और सेल सैप में ज़्यादा हैं, हमें मूवमेंट लोअर टू हायर करवाना था। तो इसके लिए हमें किसी ना किसी एनर्जी की नीड है जो इसको खींच सके। इसके लिए बेटा जो एनर्जी होती है वो एनर्जी है हमारी एटीपी की फॉर्म में जो सेल में प्रेजेंट होती है। तो एनर्जी क्या करती है, इसको मिनरल्स को रूट हेयर एब्जॉर्ब इजीली कर पाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही सॉइल में प्रेजेंट मिनरल का मूवमेंट लोअर टू हायर हो पाता है, और ये सिर्फ हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही दिखाई देता है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ सॉइल में मिनरल्स को रूट हेयर तक ले जाने का काम करता है, ये और कहीं देखने को नहीं मिलता। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बस सॉइल से रूट हेयर तक मिनरल का मूवमेंट करवाती है, और ये मूवमेंट करवाने में जो हेल्प करता है वो है एनर्जी, जो एटीपी की फॉर्म में हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी। अब टर्जिडिटी क्या होती है? टर्जिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जब सेल और ज़्यादा वाटर नहीं ले सकता। अब देखो, जैसे हमारे पास बलून होता है, बलून में जब हम वाटर फिल करते हैं तो वाटर भरते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब हम उसमें वाटर भरना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर हमने थोड़ा सा और पानी इसमें भर दिया तो वो बलून फट जाएगा। सेम यही सेल के साथ होता है। तो एक ऐसी कंडीशन जब सेल और ज़्यादा वाटर नहीं ले सकता है, यानी सेल जो है हमारा वो फुली टर्जिड हो चुका है। जब सेल और ज़्यादा पानी नहीं ले पाता, उसमें और ज़्यादा जगह नहीं होती वाटर लेने की, तो उस टाइम हम कहते हैं कि सेल टर्जिड हो गया है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम टर्जिडिटी। अगर थोड़ा और वाटर भी हम इसमें डाल दें तो हमारा सेल बर्स्ट हो जाएगा। तो टर्जिडिटी क्या है? एक ऐसी कंडीशन जब सेल और ज़्यादा वाटर नहीं ले सकता, यानी सेल फुली टर्जिड हो जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है टर्जिडिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टर्गर प्रेशर पे। टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर, अब जब वाटर सेल के अंदर जाने लगा तो ये है प्लांट सेल। मैं प्लांट सेल को ऐसे ही दिखा रही हूँ जैसे आपको बस समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। ये है वैक्यूल, ये है हमारा न्यूक्लियस,
साइटोप्लाज्म। ओके, अब क्या होता है, टर्गर प्रेशर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब सेल के अंदर वाटर चला गया है, सेल के अंदर वाटर चला गया है। तो जब सेल के अंदर वाटर चला जाता है तो अंदर सेल का जो कंटेंट है, सेल कंटेंट, वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब सेल कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो सेल कंटेंट क्या करता है, सेल वॉल में प्रेशर लगाने लग जाता है। यह है सेल वॉल। सेल वॉल में प्रेशर लगाने लगा बाहर की तरफ, जब सेल कंटेंट अंदर ज़्यादा हो गया। तो जब सेल वॉल में प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को कहा जाता है टर्गर प्रेशर। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जब वाटर सेल के अंदर जाता है तो अंदर सेल कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से सेल कंटेंट सेल वॉल में बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है। उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ओके, अब सेल वॉल में प्रेशर तो लगा रहा है कौन, सेल कंटेंट। तो सेल वॉल भी प्रेशर लगाती है, सेल वॉल भी सेल कंटेंट में प्रेशर लगाएगी। ठीक है, एक्शन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। तो जब सेल कंटेंट क्या कर रहा है, सेल वॉल में प्रेशर लगा रहा है, तो सेल वॉल भी प्रेशर लगाएगी। और जब सेल वॉल सेल कंटेंट में प्रेशर लगाती है तो उस प्रेशर को कहा जाता है वॉल प्रेशर। जब सेल कंटेंट सेल वॉल में प्रेशर लगा रहा है तो टर्गर प्रेशर, और जब सेल वॉल हमारे सेल कंटेंट में प्रेशर लगा रही है तो उसको कहा जाता है वॉल प्रेशर। तो ये था हमारा टर्गर प्रेशर। एक और चीज यहाँ पे समझने के लिए है, अगर टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अगर टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी जो सेल वॉल है प्लांट की वो बर्स्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलिसिस एंड फ्लैसिडिटी।